कहानियों के इस संसार में मेरे सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष महेंद्र भीष्म की प्रसिद्ध कहानी वितृष्णा लेकर उपस्थित हुई हूँ। यदि आपको यह कहानी पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कहानी वितृष्णा। अनार का जूस लेकर जब मैं वापस वार्ड में पहुंची तो देखा बाबूजी अपनी आंखें बंद किए झपक चुके थे। उनकी नींद में व्यवधान न हो यह सोचकर मैंने धीरे से जूस वाली थैली टिफ़िन बॉक्स के अंदर रख दी और बेड के समीप रखे ऊंचे टीन के स्टूल पर बैठकर बाबूजी के स्वतः जागने की प्रतीक्षा करने लगी। अभी मुश्किल से 10-12 मिनट ही बीते होंगे कि वार्ड में ही बाबूजी के बेड से कोई 8-10 पलंग आगे की ओर एक महिला का कर्कश स्वर गूंजा। मेरी तरह लगभग सभी का ध्यान उस ओर खिंच गया। वह महिला अपने मरीज को डांट रही थी। उसकी तेज आवाज से बाबूजी भी जाग गए। बेटी तुम आ गई? हाँ बाबूजी, लीजिए अनार का जूस पी लीजिए, थोड़ा सहारा तो दो बेटी। जी बाबूजी। बाबूजी को बैठाने के बाद मैंने थैली से जूस निकालकर गिलास में भर दिया। लीजिए पीजिए बाबूजी। दोनों हाथों से गिलास को पकड़कर बाबूजी धीरे धीरे जूस पीने लगे। बाबूजी, ये महिला बहुत असभ्य है। यहाँ अस्पताल में इस तरह हल्ला कर रही है तो घर में पता नहीं कैसा व्यवहार करती होगी। बेटी, ये अपने पिता का इलाज कराने यहाँ आई हुई है। ओहो, अपने पिता से इस तरह बातें कर रही है? मैंने आश्चर्य के साथ प्रश्न किया। देख लो बेटी, एक तुम हो जो अपने बूढ़े ससुर के निरंतर सेवा में स्वयं को कष्ट दे रही हो, और एक वो है जो अपने सगे बाप को देखने सप्ताह में एक दिन आती है और जितनी देर रहती है उस बेचारे को इसी तरह लताड़ती रहती है। सुनिए, कर्णप्रिय स्वर ने मुझे पीछे की ओर मुड़कर देखने के लिए विवश कर दिया। श्वेत ब्लाउज के साथ मैचिंग साड़ी पहने 100 में से दिखाई पड़ रही महिला को देखकर मैं चौंकी। यह तो वही महिला है जो वार्ड में कुछ देर पहले अपने वृद्ध असहाय पिता के ऊपर तीव्र कटाक्षपूर्ण शब्द बाणों से निरंतर प्रहार कर रही थी। आपका दवा का पर्चा गिर गया है, लीजिए। मेरे पास आते ही वह बोली। मैंने अपना पर्स खोलकर देखा, उसमें दवा का पर्चा नदारद था। मैंने दवा का पर्चा लेकर उसे देखा। पर्चे पर बाबूजी का नाम व दवाएं लिखी हुई थी। धन्यवाद, मैंने कहा। नो मेंशन प्लीज, चलिए मैं भी दवा लेने ही चल रही हूँ। वह मेरे साथ बोली। मैं सोच में पड़ गई कि क्या यह वही महिला है जो कुछ देर पूर्व वार्ड में असभ्यता का परिचय दे रही थी। क्या सोचने लगी आप? वह विनम्रता पूर्वक बोली। कुछ नहीं, यहाँ आपका कौन भर्ती है? मैंने बात बदलने के लिए पूछा। मेरे पिता हैं, वह ऐसे बोली मानो उसे झूठ बोलना पड़ा हो। और आपका यहाँ कौन भर्ती है? उसने मुझसे प्रश्न किया। जी, मेरे ससुर जी। खैर छोड़िए, यह बताइए आप क्या करती हैं? मेरा मतलब आप गृहिणी मात्र तो लगती नहीं। उसने मुझे नीचे से ऊपर की तरफ देखते हुए कहा। मैं यहाँ नवाबाबाद महिला थाने की इंचार्ज नंदिता चौधरी हूँ। और आप? वाह, मैं पद्मा ठाकुर हूँ। इसी शहर के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में इतिहास पढ़ाती हूँ। बोरिंग सब्जेक्ट है ना? नहीं नहीं, हिस्ट्री तो मेरा प्रिय विषय रहा है, मैं बोली। अरे कहाँ, हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते हिस्टीरिया सा हो जाता है। वह खिलखिलाकर हंसती। पद्मा के इस तरह खिलखिलाकर हंसने में भी सौम्यता का पुट था। फिर वह वार्ड में अपने पिता से इतनी सभ्यता से क्यों पेश आ रही थी? यह पहेली मेरी समझ से परे थी। आपका तो चैलेंजिंग जॉब है। अरे हाँ, याद आया, पिछले संडे को ही तो अखबार के मुख्य पृष्ठ पर आपका फोटो छपा था, सुषमा हत्याकांड का पर्दाफाश करने पर। अरे वाह, आप तो वाकई बड़ी हस्ती हैं। इंस्पेक्टर की वर्दी में क्या खूब जचती हैं आप, उसने गर्मजोशी के साथ कहा। अरे नहीं, सब ड्यूटी के अंतर्गत है, न उससे कम न ज्यादा, मैंने नपे तुले शब्दों में कहा। अस्पताल परिसर में ही स्थित हम दोनों ने अपने अपने पर्चे की दवाएं खरीदी। दुकानदार से दवाएं व कैश मेमो लेकर हम लोग वार्ड की ओर चल दिए। रास्ते में परिचय बढ़ता गया। हम दोनों में बहुत जल्दी दोस्ती हो गई, जो महिलाओं में सहज ही हो जाती है। हम दोनों पति पत्नी पुलिस विभाग में हैं। वह सर्किल ऑफिसर हैं। मेरा थाना भी उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता है। एक तरह से वह घर और बाहर दोनों जगह पर मेरे बॉस हैं, लेकिन वह मुझे अपने बॉस से ज़्यादा मित्र महसूस होते हैं। हम दोनों पति पत्नी से ज़्यादा
एक दूसरे पर जान न्योछावर करने वाले मित्र जैसे हैं। आपका व्यवहार अपने पिता के साथ अच्छा नहीं है, पद्मा बीच में ही बोल पड़ी। यही कहना चाह रही थी ना आप? हाँ, मुझे बरबस कहना पड़ा। वैसे मैं चाहते हुए भी इस प्रश्न को टाले हुए थे, क्योंकि नई नई दोस्ती में सामने वाले की कुछ कमियां या गलतियों को अनदेखा करना ही पड़ता है। मिसेस चौधरी, कुछ हद तक शायद आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि वास्तव में बेड पर पड़ा वह बीमार व्यक्ति मेरा पिता न होकर भी मेरा पिता ही है। यदि मेरा वास्तविक पिता होता तो मैं शायद उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती, इससे भी बुरा व्यवहार करती। क्या कह रही हैं आप? मैंने आश्चर्य के साथ पूछा। हाँ मिसेस चौधरी, वास्तविकता यह है कि बेड पर पड़ा हुआ वह बूढ़ा आदमी मेरे लिए केवल एक पुरुष है एवं सामाजिक दृष्टि से मेरा पिता है। बहुत लंबा इतिहास है मिसेस चौधरी। मेरे मन में पुरुषों के प्रति पैदा हो चुकी वितृष्णा का बहुत कुछ कारण मेरी आप बीती जिंदगी से है। मेरे मन में पद्मा के अतीत को जानने की उत्सुकता बढ़ने लगी। स्त्री सुलभ आदत के अनुरूप मुझे वह सब कुछ जान लेने की तीव्र इच्छा होने लगी जो पद्मा की आप बीती थी, जिस कारण उसके जहन में पुरुषों के प्रति नफरत भरी हुई थी। बताइए ना मिसेस पद्मा ठाकुर। केवल पद्मा कहिए मिसेस चौधरी, पद्मा ने मुझे टोका। ओह पद्मा, क्या है आपका अतीत? तो सुनिए, आज से कोई 40 वर्ष पहले राय सुरेंद्र बहादुर ICS अल्मोड़ा जिले के कलेक्टर हुआ करते थे। वह अविवाहित थे। उनकी शादी की उम्र बीत चुकी थी। वह पहले दर्जे का अय्याश और रंगीन मिजाज था। उनकी कोठी में तमाम नौकर चाकरों में एक था नंदलाल उप्रेती, जो उनका खाना बनाया करता था। नंदलाल उप्रेती वहीं अल्मोड़ा के पास चितई गांव का रहने वाला था। कलेक्ट्रेट में नौकरी पक्की हो जाने के कारण वह अपना परिवार अल्मोड़ा ले आया था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक 15 वर्षीय इकलौती बेटी गंगा थी। अच्छे स्वास्थ्य के कारण गंगा अपनी वास्तविक उम्र से बड़ी लगती थी। गौरवर्ण व सुंदर थी। नंदलाल अपनी बेटी गंगा के हाथ पीले करना चाहता था, अतः वह अपनी बिरादरी में वर की तलाश के लिए अक्सर अवकाश लेकर अल्मोड़ा से बाहर जाया करता था। नंदलाल द्वारा बार बार अवकाश लेने से कलेक्टर साहब को असुविधा होनी स्वाभाविक थी। एक दिन नंदलाल के द्वारा छुट्टी मांगने पर उन्होंने उसे बुरी तरह डांटा और उसकी छुट्टी की अर्जी नामंजूर कर दी। उस दिन नंदलाल का बागेश्वर जाना अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि वहां से वर पक्ष की सूचना आई थी कि वह अपनी बेटी के विवाह की बात पक्की कर जाए। काफी अनुनय विनय के बाद जब नंदलाल को छुट्टी मिलने की उम्मीद नजर नहीं आई, तब उसने कलेक्टर साहब से विनती की कि उसकी अनुपस्थिति में उसका भोजन उसकी पत्नी आकर बना दिया करेगी। रंगीन मिजाज कलेक्टर ने भोले नंदलाल के प्रस्ताव को बनावटी खींच प्रकट करते हुए स्वीकार कर लिया और नंदलाल की छुट्टी की अर्जी मंजूर कर दी। नंदलाल को कलेक्टर साहब की रंगीन मिजाजी का आभास नहीं था। आभास हो भी कैसे? राय सुरेंद्र बहादुर को अल्मोड़ा आए अभी 1 माह ही बीता था। नंदलाल के स्थान पर उसकी पत्नी कलेक्टर साहब का खाना बनाने आने लगी। पर्वतीय स्त्रियां अपनी अनुपम सुंदरता के लिए विख्यात हैं ही, वह भी कुमाऊनी स्त्री। नंदलाल की पत्नी भी सुंदरता की प्रतिमूर्ति थी। वह अपनी वास्तविक उम्र से बहुत कम की दिखती थी। सभी अनजान व्यक्ति उसकी बेटी गंगा और उसे परस्पर बहन समझने की भूल कर बैठते थे। नंदलाल की पत्नी आम पर्वतीय स्त्रियों की तरह भोली, नाजुक और पतिव्रता थी। पहले दिन से ही कलेक्टर ने उसे अपने जाल में फांसना शुरू कर दिया। वह उससे मीठी मीठी बातें करता और उसके नज़दीक आने का प्रयास करने लगा। दूसरे दिन से उसने उसके साथ हल्की फुल्की छेड़खानी भरी चूहलबाजी भी शुरू कर दी। इतने बड़े हाकिम को अपने सामने पाकर नंदलाल की भोली भाली पत्नी संकोच से भर उठती। वह चाहते हुए भी उस कामुक कलेक्टर की जातियों का विरोध नहीं कर पाती। यही संकोच उसे धोखा दे गया। कलेक्टर नंदलाल की पत्नी के द्वारा किसी भी प्रकार का प्रतिरोध न करने को उसकी मूक सहमति समझ बैठा और तीसरे दिन ही मौका पाकर उसने नंदलाल की सुंदर पत्नी को अपनी बातों के जाल में फंसाते हुए उसे आलिंगनबद्ध कर लिया। नंदलाल की पत्नी जब तक कामातुर कलेक्टर की नीयत ठीक से समझ पाती, तब तक अनुभवी अय्याश कलेक्टर अपनी हरकतों में काफ़ी आगे बढ़ चुका था। स्वयं को कामांध कलेक्टर की मजबूत पकड़ से छुड़ाने की वह भरपूर कोशिश कर रही थी, किंतु वह स्वयं को छुड़ा पाने में असमर्थ रही।
वह बेचारी अपने बचाव के लिए छटपटाती रही और अय्याश कलेक्टर अपने मन की करता रहा। कलेक्टर ने नंदलाल की पत्नी को धमकी दी कि अगर उसने इस बात का जिक्र अपने पति या किसी से भी किया तो वह न केवल उसके पति को नौकरी से निकाल देगा बल्कि उसके ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे जेल भी भिजवा देगा। सब कुछ लुटाकर डरी सहमी नंदलाल की पत्नी अपने घर आ गई। उसी रात उसका पति बागेश्वर से वापस आ गया। कलेक्टर की धमकी से भयभीत नंदलाल की पत्नी अपने पति के सामने मुंह बंद किए रही। वह कलेक्टर नंदलाल के ऊपर मेहरबान हो गया। बोला नंदलाल कलेक्टर साहब की मेहरबानी को अपना भाग्य समझने लगा। कलेक्टर ने अपनी वासना पूर्ति के लिए अपनी कोठी में बने सर्वेंट क्वार्टर में से एक क्वार्टर नंदलाल व उसके परिवार को रहने के लिए दे दिया। उसकी पत्नी जो अधम कलेक्टर के सामने कभी न पड़ने की सौगंध खा चुकी थी, उस बेचारी के पास अपने प्रसन्न पति को सर्वेंट क्वार्टर में रहने से रोकने के लिए कोई कारण नहीं। नंदलाल के सर्वेंट क्वार्टर में आ जाने के दिन कलेक्टर राय बहादुर ने नंदलाल को सरकारी डाक देकर लखनऊ भेज दिया और उसकी पत्नी का धमकाकर उसे मनमानी करने पर राजी कर लिया। नंदलाल की भोली पत्नी उस दुष्ट कलेक्टर के इस अमानुषिक कृत्य को दूसरी बार सहन न कर सकी और दूसरे दिन सुबह सवेरे उसने ऊंची पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या कर ली। नंदलाल को तुरंत सूचना भेजी गई। दुराचारी कलेक्टर के सिवा कोई भी इस आत्महत्या को न समझ सका। सभी इसे महज एक दुर्घटना मान रहे थे। नंदलाल अपनी पत्नी के बिछोह से टूट सा गया। दुष्ट कलेक्टर ने उसे झूठी सांत्वना दी। नंदलाल की बेटी गंगा, जो इन दिनों अपने ननिहाल गई हुई थी, मां की मृत्यु की सूचना पाकर वापस अल्मोड़ा आ गई। उस नराधम कलेक्टर की दृष्टि जब गंगा पर पड़ी तो वह उसकी अप्रतिम सुंदरता को देख अवाक रह गया, जैसे नंदलाल की मृत पत्नी अपने यौवन के प्रारंभिक दिनों में लौटकर उसके सामने खड़ी हो गई हो। गंगा अपनी माँ की प्रतिमूर्ति थी। यह जानकर कि गंगा नंदलाल की इकलौती बेटी है, वह दुष्ट मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और इस पर्वतीय कली को फूल बनाने की कुत्सित योजना उसके मस्तिष्क में पनपने लगी। शीघ्र ही वह कलेक्टर अपने मंसूबे में कामयाब हो गया। नादान अल्लड़ गंगा, जो यौवन का क ख ग ही जान पाई थी, वह अपने बाप से भी अधिक उम्र के कलेक्टर के बहकावे में आ गई। प्रारंभ के दिनों में कलेक्टर ने नासमझ गंगा को बेटी बेटी कहकर उसे ढेर सारे कपड़े पैसे देकर उसकी फरमाइशें पूरी कर उसका विश्वास जीतते हुए उसे समीपता बनाई। भोली गंगा भी कलेक्टर अंकल कहते कहते लॉन टेनिस खेलकर वापस लौटे हाफ पैंट पहने राय सुरेंद्र बहादुर से लिपट जाती, जब तक उसकी गोद में बैठ जाती, जिससे कामुक कलेक्टर के शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती। कलेक्टर अंकल की कुत्सित नियत से बेखबर गंगा इसे अंकल का अपने प्रति स्नेह मानती। उसे कलेक्टर अंकल की मजबूत पकड़, गालों व होठों के पास गड़ती घनी मूछें अच्छी लगती। उसका पूरा शरीर रोमांच से भर उठता। इसकी इच्छा कलेक्टर अंकल की गोद से हटने की ही नहीं होती। उस नादान किशोरी को संसार में अंकल के आगे अन्यत्र कुछ न दिखता। इस तरह मौके राय बहादुर को बहुत कम मिल पाते थे, क्योंकि कोठी में नौकर चाकरों की उपस्थिति सदैव बनी रहती थी, जिनके सामने कलेक्टर अपनी मनमानी नहीं कर पाता। किशोरी गंगा अपने यौवन में थी। उसे कलेक्टर अंकल का साथ बहुत अच्छा लगता। वह अंकल के गोद में बैठने के लिए तरसती रहती। उसे प्रतिदिन लॉन टेनिस खेलकर अंकल के वापस आने का इंतजार रहता, क्योंकि यही एक समय होता था जब वह हाफ पैंट पहने कलेक्टर अंकल की गोद में बैठ पाती थी। जब कभी एक दो दिन के लिए कलेक्टर अंकल अल्मोड़ा से बाहर जाते तो वह बड़ी बेसब्री से उनकी प्रतीक्षा करती। वह कलेक्टर अंकल के दिए कपड़े पहनती और मनमाने ढंग से पैसा व्यय करती। समाज के लोग गंगा के प्रति कलेक्टर साहब के झुकाव को उनकी दरियादिली और एक मामूली कर्मचारी के ऊपर बहुत बड़ी कृपा मानते थे। गंगा के इसी झुकाव ने अवकाश के एक दिन, जब राय सुरेंद्र बहादुर अपने अध्ययन कक्ष में बैठा गंगा के बारे में ही सोच रहा था, तभी अचानक निश्चल हंसी बिखेरती गंगा वहां आ गई। दरअसल वह अपने अंकल के द्वारा लखनऊ से उसके लिए लाए गए जीन्स के स्कर्ट टॉप पहनकर उन्हें दिखाने आई थी। गौर वर्ण अनुपम सुंदरी पर्वतीय बाला गंगा, जिसका यौवन उसके गुलाबी गाल, कमल की पंखुड़ियों के समान ओठों से
स्पष्ट झलक रहा था। यह सब उस कामांध कलेक्टर की मति भ्रष्ट करने के लिए पर्याप्त था। उस समय वह कलेक्टर के अध्ययन कक्ष से नहाने जाने वाला था। उसने अपने शरीर में केवल लुंगी लपेट रखी थी। अपनी स्वाभाविक आदत के अनुसार हाथ बढ़ाने पर गंगा उसकी गोद में जा बैठी। कामांध कलेक्टर ने गोद पर बैठ चुकी गंगा की सुंदरता के तारीफ के पुल बांधने शुरू कर दिए। साथ ही बीच बीच में वह उसके बालों को सहलाने लगा। गंगा को अंकल की जाति आज कुछ ठीक नहीं लग रही थी, किंतु बुरी भी नहीं लग रही थी। कुछ देर बाद कामांध कलेक्टर पूरी तरह से उत्तेजित हो उठा। फलस्वरूप अब उसने गंगा की पीठ से पेट पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। उसने गंगा के टॉप के अंदर अपना हाथ डालकर उसके दोनों उभारों के पास धीरे से सहलाया। अंकल की इस प्रतिक्रिया से गंगा सिहर उठी। उसके गाल लाल हो उठे। अंकल के यत्र तत्र पड़ रहे चुंबनों की बौछार उसे बेसुध किए दे रही थी। और जब अंकल ने उसके दोनों उभारों को अपने दोनों हाथों की मुट्ठी में भर लिया तब वह बेहाल हो उठी। अनुभवी कलेक्टर ने गंगा की उसी उत्तेजित अवस्था का पूरा फायदा उठाते हुए उसका टॉप उसके शरीर से हटा दिया। कुछ पल बाद ही उसने गोद में बैठी अपनी बेटी की उम्र की गंगा को लड़की से स्त्री बना दिया। यौवन की उत्तेजना का ज्वार जाने पर हल्की पीड़ा के बाद भी गंगा को अंकल की जाति बुरी नहीं लगी और वह वहां से शर्माकर भाग गई। फिर तो अंकल की यह जाति गंगा को पसंद आने लगी। वह अंकल की इस जाति की इतनी आदी सी हो गई कि अब वह स्वयं राय सुरेंद्र बहादुर को जब तब इस नए खेल के लिए उकसाने लगी। यौवन के इस पापपूर्ण खेल के लगातार चलने के परिणाम स्वरूप अगले 2 माह बाद ही गंगा गर्भवती हो गई। वेरी इंटरेस्टिंग, यह तो गोया कोई बड़ी वैसी कहानी आप सुना रही हैं। मैंने पद्मा के और निकट खिसकते हुए बोला। आपके लिए कोई बड़ी वैसी कहानी हो सकती है मिसेस चौधरी, किंतु मेरे लिए एक स्याह इतिहास है। स्याह, जानती हो गंगा के गर्भ में कौन पल रहा था? वह मैं थी, मैं, कामांध कलेक्टर और अबोध पर्वतीय बाला की अवैध संतान। पद्मा तेज स्वर में कांपते हुए बोली। मैं सुनकर हतप्रभ रह गई। महिला थाने की थानेदारी करते छेड़खानी एवं बलात्कार की 20 घटनाएं मेरे सामने आ चुकी हैं, परंतु यह घटना उन सब से एकदम हटकर। दुष्ट कलेक्टर को जब गंगा के गर्भवती होने का पता चला तब उसके होश उड़ गए। तमाम यत्नों के पश्चात भी डॉक्टर ने गंगा के बच्चे को जन्म देने के लिए कहा। मैं जो थी, पद्मा एकाएक मुस्कुराते हुए बोली। पद्मा के चेहरे पर गंभीरता के स्थान पर हास्य का पुट देखकर मैं भी मुस्कुरा दी। माहौल की गंभीरता के कम होने से मैंने राहत की सांस ली, किंतु अगले ही पल वह पुनः गंभीर होकर बोली। जब मैं गर्भ में नष्ट नहीं हुई तब दुष्ट कलेक्टर ने एक और चाल चली। वह लखनऊ से अपने एक परिचित की सेवा में लगे एक नेपाली ठाकुर लड़के को समझा बुझाकर अल्मोड़ा ले आया और उसे मेरे नाना नंदलाल उप्रेती को पहाड़ी ब्राह्मण बतलाकर मेरी गर्भवती माँ का विवाह उसके साथ करा दिया। षड्यंत्रों से अनभिज्ञ मेरे नाना भी अपनी बेटी को कमाऊ वर मिल जाने के से बेटी के बोझ से मुक्त हो गए। अपने बुरे कर्मों के कारण मेरे जन्म होने के 1 माह पहले ही वह दुष्ट कलेक्टर, मेरा वास्तविक बाप, कार कोई पलट जाने से उसी खाई में गिरकर मरा जहां पर मेरी नानी की लाश मिली थी। अच्छा, मैं इस संयोगपूर्ण घटना को सुनकर अचरज से भर उठी। उस कलेक्टर के मरने के बाद मेरी माँ ने विवाह के केवल 6 माह बाद ही मुझे जन्म दिया। मेरे जन्म के बाद से ही मेरी माँ का जीवन नर्क बन गया। मेरा तथाकथित सामाजिक पिता बिना नागा रोज शराब पीकर मेरी माँ के साथ बुरी तरह मार पिटाई करता, पर मेरी माँ अपने शंकालु शराबी पति की यंत्रणाओं को सहती हुई मुझे पालने पोसने में लगी। आज जो व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है वह मेरी माँ का वही अत्याचारी पति है। मेरी माँ शायद मेरा विवाह कर देने के लिए अपने जीवन के शेष दिन काट रही थी। मात्र 12 वर्ष की अवस्था में उसने मेरा विवाह अपनी सहेली के लड़के से अपने पति के विरोध करने के बावजूद उनकी अनुपस्थिति में कर दिया। विदा के दिन ही जब मैं ससुराल चली गई, उसी रात मेरे इसी दुष्ट पिता ने शराब पीकर मेरी माँ को तब तक पीटा जब तक कि वह बेचारी बेहोश नहीं हो गई। पता नहीं कैसे बेहोश माँ की साड़ी में आग लग गई। जब तक पास पड़ोस के लोग आकर उसे आग से बचाते तब तक वह बहुत अधिक जल चुकी थी, जिसके कारण वह बच न सकी। लोग बताते हैं
कि एक ओर मेरी माँ आग से बचने के लिए तड़प रही थी, वहीं दूसरी ओर मेरा यही शराबी बाप नशे में धुत पास ही लुढ़का पड़ा था। पद्मा की आंखें सजल हो गईं, उसका गला भराया। उसने साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछे और भरे गले से बोली, मिसेस चौधरी, आप कल्पना नहीं कर सकती कि अपनी माँ की मौत के दिन मैं इतना रोई कि जीवन भर के लिए नेत्र शुष्क हो गए। कमजोर दुबली हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई थी मेरी माँ, जो अपने राक्षस पति की यातना से तड़प तड़प कर जल जल कर मर गई। अरे उसकी उम्र कितनी थी? वह 30 साल की भी तो नहीं हुई थी। माँ की दुखद मृत्यु के कुछ ही माह बाद पता नहीं कैसे मेरे ससुराल वाले मेरे इतिहास को खोज कर ले आए। फलस्वरूप अब माँ जैसी स्थिति मेरी भी शुरू होने लगी। मेरा पति 14-15 साल का नासमझ लड़का ही था। उसने मुझे कभी तंग नहीं किया, किंतु मेरी सास ताने देकर मेरी पिटाई किया करती, जिससे तंग आकर एक दिन मैं अपने नाना के पास चली आई, जो इन दिनों पत्नी और पुत्री को खोने के बाद नौकरी छोड़कर एक मंदिर के पुजारी बन गए थे। मेरे नाना ने मुझे नए सिरे से समझाया, मेरी छूटी पढ़ाई पुनः शुरू कराई और उन्हीं के अथक प्रयासों से मैं इतिहास में परा स्नातक में कुमाऊं यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त किया और मात्र 23वें वर्ष ही मुझे डिग्री कॉलेज में इतिहास के प्रवक्ता की नौकरी मिल गई। कुछ देर शांति बनी रही, फिर मैंने शांति भंग करते हुए पद्मा से पूछा, आपके पति? मेरा मतलब? हाँ, मेरा पति। पद्मा मेरे प्रश्न को सुन बीच में बोलकर बेसुरी हंसी हंसने लगी। पति क्या एक पुरुष जो मेरे प्रवक्ता बनते ही मेरे तलवे चाटने को तैयार हो गया? क्योंकि वह बेरोजगार था, मैंने उसे ससुराल वालों से अलग कर अपने पास रख लिया। यदि मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो मेरा पति नाम का जीव मेरा सबसे प्रिय सेवक है, जो अनुशासनबद्ध होकर मेरी सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर रहता है। और बच्चे? मैंने अगला प्रश्न किया। बच्चे? पद्मा हंस पड़ी। मैंने उससे मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछ लिया हो जैसे। बच्चे मुझे चाहिए ही नहीं थे। मैंने अपना बच्चे न होने का ऑपरेशन करा लिया है। मैं एक और गंगा, ये एक और अत्याचारी पुरुष को इस संसार में जन्म नहीं देना चाहती थी। पद्मा दृढ़ता से बोल रही थी। मैं उसके उत्तर को सुनकर सन्न रह गई। अजीब औरत है, जो नारी होकर मात्र सुख नहीं चाहती। पुरुष जाति के प्रति इसके हृदय में घृणा कूट कूट कर भरी हुई है। मैं भी अनुमान लगा ही रही थी कि वह आगे बोल पड़ी। मिसेस चौधरी, ये पुरुष जाति बहुत कामी, स्वार्थी, अत्याचारी, मक्कार और धोखेबाज होती है। मुझे पुरुष जाति से घोर नफरत। तभी मम्मी की आवाज़ ने मुझे आगे कुछ कहने से रोक दिया। यह मेरे 17 वर्षीय बेटे संदीप और 14 वर्षीय बेटी अपूर्वा की संयुक्त आवाज़ थी। हम दोनों लॉन के अंदर दौड़कर अपने निकट आ रहे दोनों भाई बहनों को देखने लगे। यह मेरा बेटा संदीप और मेरी बेटी अपूर्वा है। मैंने पद्मा से कहा, बड़े प्यारे हैं आपके दोनों बच्चे। पद्मा बोली, मम्मी आप यहाँ हैं? हाँ बेटे, आपके बाबा जी सो रहे थे, इसलिए हम यहाँ आ गए। आंटी जी से नमस्ते करो। नमस्ते आंटी, दोनों समवेत स्वर में बोले। नमस्ते। पद्मा का स्वर शिष्ट व मृदु था। गुलाबी ठंड में भी दोनों भाई बहन के सुंदर मुखड़ों पर उभर आए श्वेत कण गर्मी का एहसास दिला रहे थे। मम्मी, हम दोनों बाबा जी को देखा है? शायद जाग गए हो। संदीप बोला। हाँ देखा हो। दोनों वार्ड की ओर चले गए। हम दोनों संदीप व पूर्वा को जाते देखने लगे। पद्मा के हृदय में पुरुषों के प्रति भरी वितृष्णा को बाहर निकालने का जोर मेरे अंदर तेज हो चला था, क्योंकि पुरुष जाति के अत्याचारों ने मेरे जीवन को कभी स्पर्श ही नहीं किया था। मैं पद्मा की ओर मुखातिब हो बोली, पद्मा जी, आपने मेरे दोनों बच्चों को देखा? कुछ गौर किया या नहीं? गौर किया? मैं समझी नहीं। पद्मा मेरे अटपटे प्रश्न पर चौंकी। यही कि दोनों एक जैसे कहाँ दिखते हैं? मैंने कहा। वो, मैंने वास्तव में इतना गौर नहीं किया। ठीक है, मैं आपको अपने जीवन की अति गोपनीय बात बताने जा रही हूँ, जिसे मेरे पति के सिवा अन्य कोई नहीं जानता। आपको मैं इसलिए बताने जा रही हूँ, शायद इसे सुनकर आपके मन से पुरुषों के प्रति वितृष्णा समाप्त हो जाए। वो क्या है? पद्मा ने जिज्ञासा से मेरे और निकट आकर पूछा। वह यह है कि मेरे बेटे संदीप और बेटी अपूर्वा के पिता अलग अलग हैं। क्या? अब चौंकने की बारी पद्मा की थी। वह आश्चर्य में डूबी मुंह खोले मुझे ही देखे जा रही थी, जबकि मैं धीमी मुस्कान लिए लॉन की नर्म घास के मुलायम तने को
अपने नाखून से छील रही थी। क्या यह सच है जो आप कह रही हैं? जी हाँ, ठीक उतना ही सच जितना कि यह सूरज के प्रकाश में अस्पताल के लॉन में हम दोनों यहाँ बैठे। अच्छा, इसके बाद भी आपके पति आपको प्यार करते हैं? जी हाँ, आदर्श पति की तरह। रत्ती भर भी उनके प्यार में कमी नहीं है। सुनिए पद्मा जी, मेरे माता पिता का देहांत ट्रेन दुर्घटना में तब हो गया था जब मैं मात्र 5 वर्ष की थी। जब बोगी काटकर दुर्घटना के दूसरे दिन मेरे माता पिता की मृतदेह निकाली गई, तब मैं अपनी माँ की लाश के नीचे दबी बेहोश मिली थी। अपने ऊपर सारी चोट सहकर मेरे प्राण बचाने वाली मेरी माँ और पिता की मुझे धुंधली सी याद है। मैं बचा ली गई और मेरे मामा मामी ने मुझे अपने बच्चों की तरह पाल पोस कर पढ़ाया लिखाया। कॉलेज के दिनों में मुझे अपने सहपाठी सुदीप से प्यार हो गया। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। स्नातक करने के बाद मैंने सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पास कर ली और ट्रेनिंग में चली गई। ट्रेनिंग करने के बाद हम दोनों ने विवाह करने का निश्चय किया। ट्रेनिंग से लौटकर आने पर लंबी जुदाई के बाद हम दोनों बातों ही बातों में प्रेम की असीम गहराइयों में उतरते चले गए और नादानी कर बैठे। इस तरह अनजाने में ही मैं गर्भवती हो गई। इसी बीच मेरी पोस्टिंग भी हो चुकी थी। पोस्टिंग के बाद ही मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं घबराई। मैंने यह बात सुदीप को बताई तो उसने शीघ्र विवाह कर लेने को कहा। अगले ही दिन मेरे घर आकर मेरे मामा मामी से मेरा हाथ मांगने का उसने निर्णय लिया, क्योंकि वह ससम्मान मुझे मांग कर ले जाना चाहता था। किंतु ऐसा न हो सका। जिस समय सुदीप मामा जी की अनुमति लेने हमारे घर आ रहा था, रास्ते में उसकी मोटरसाइकिल ट्रक के नीचे आ गई और वह दर्दनाक मृत्यु का ग्रास बन गया। उसकी अचानक हुई मृत्यु से मैं होश खो बैठी। मैंने आत्महत्या करनी चाहिए, परंतु मामा जी ने ऐसा नहीं होने दिया। मेरी स्थिति विषम और विकट थी। सुदीप से मिले गर्भ का भार 3 माह का हो चुका था। नई नई नौकरी, सुदीप की दर्दनाक मौत और बदनामी का भय, ये सभी स्थितियां मेरी मन स्थिति को विकृत किए हुए थी। मेरी नियुक्ति एसएसपी कार्यालय में हो गई। मैं एसएसपी के साथ अटैच थी। मैं हमेशा अपने आप में खोई रहती। फलस्वरूप कभी कभी मेरे कार्य में त्रुटियां भी हो जाती थी। मेरी मन स्थिति का फायदा उठा एसएसपी ने मुझसे एक दिन अभद्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहा, परंतु केबिन के बाहर बैठे मेरे वर्तमान पति, जो उस समय एसएसपी के पीआरओ थे, किसी कार्य से अंदर आ गए। उन्होंने मुझे एसएसपी की गिरफ्त से छुड़ाया। वह एसएसपी उस समय अपने कुकृत्य के कारण अपमान का घूंट पीकर रह गया, किंतु बाद में उसने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए हम दोनों का स्थानांतरण अन्यत्र करा दिया। मिस्टर चौधरी ने दरंदे एसएसपी से मेरी रक्षा तो की, मगर कुछ दिनों की ही मुलाकात में उनके शिष्ट व्यवहार से मैं इतनी अधिक प्रभावित हुई कि कुछ कह नहीं सकती। एक दिन जब उन्होंने मेरे समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा तो मेरे सब्र का बांध टूट गया। मेरे नेत्र शुष्क न रह पाए। मेरे रोने से वह समझे कि उनके द्वारा विवाह का प्रस्ताव रखने से मुझे बुरा लगा है। उन्होंने पश्चाताप करके मुझसे माफ़ी मांगी। उनके हाथ अपने हाथ में लेते हुए भावावेश में मैंने उन्हें अपनी कहानी सुना दी। मुझे विश्वास था कि वह मेरी वास्तविकता जानकर अपने विवाह का प्रस्ताव वापस ले लेंगे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने न केवल मुझे अपना लिया, बल्कि मेरी होने वाली संतान को अपनी संतान की तरह पालने का वचन दिया, जिसे वह आज भी निभाते चले आ रहे हैं। पद्मा जी, मैंने अपने आप को अपनी अति गोपनीय सच्चाई केवल इसलिए नहीं बताई कि आप अपने मन से पुरुषों की घृणित छवि उतार फेंके, अपितु जीवन सार को समझते हुए, अपने पति से सच्चा प्रेम करते हुए अपने पति में अच्छाइयाँ तलाशें। हजारों लाखों पुरुष ऐसे हैं जिनमें आदर्श पिता, आदर्श पति, आदर्श भाई, आदर्श बेटे के गुण विद्यमान हैं। मिसेस चौधरी, वाकई आपके पति जैसा पुरुष मैंने न कभी देखा है न सुना है। परंतु बहन जी, सब ऐसे कहाँ होते हैं? पद्मा ने पुनः प्रश्न किया। मैंने यह कब कहा कि सभी पुरुष अच्छे होते हैं? नहीं, मैंने यह कहा कि सभी महिलाएं बुरी होती हैं। हमें तो ऐसे पुरुष, ऐसी महिलाओं को अपना समर्थन और विश्वास देना चाहिए जिनमें मानवीय गुण विद्यमान हो, और ऐसे सभी पुरुष और स्त्रियों का बहिष्कार करना चाहिए जो अपनी स्वार्थ सिद्धि में संलग्न होकर सामाजिक दायरों से हटकर कृत्य करते। वह भावुक होकर बोली, आज आपने मेरी आंखें खोल दी।
मुझे सही राह दिखाई। वास्तव में सभी पुरुष खराब नहीं होते। मेरे स्वर्गीय नाना जी इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, पर मैंने उनकी ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया और ना ही उनकी सीखी मानी। आज मैं महसूस कर रही हूँ, मैंने अपने जीवन में कुछ गलत निर्णय लेकर और गलत धारणाएं अपनाकर केवल स्वयं भोगे और देखे यथार्थ के घेरे में स्वयं को रखकर अपना ही अब तक अहित किया है। पद्मा की आंखों में पश्चाताप के आंसू छलक आए। नहीं पद्मा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी समय है। आप अपने पति से आदर्श मित्र की तरह व्यवहार करें। जहाँ तक बच्चे की बात है, अनाथालय से कोई एक बच्चा गोद लेकर मातृत्व सुख भी प्राप्त करें। मैं और आप अपने पति के हर कार्य में हर प्रकार से मदद करेंगे। पद्मा की पीठ पर हाथ रखकर मैंने उसे दिलासा दी। मम्मी बाबा जी जा गए, आइए। संदीप, अपूर्वा मुझे बुला रहे थे। मैं लॉन से उठते हुए वार्ड में पद्मा को चलने का संकेत दिया। हम दोनों साथ साथ लॉन से बाहर निकल रहे थे। पद्मा शांत मेरे साथ चल रही थी। मैं उसका बायां हाथ थामे हुए हूँ, जिसके स्पर्श से मैं इतना तो महसूस कर ही रही हूँ कि अब वह पुरुषों के प्रति एकाकी सोच और वितृष्णा से सदा के लिए मुक्त हो चुकी है। मगर यह क्या? वह अचानक रुकी और मेरे हाथ से अपना हाथ अलग करते हुए बोली, थैंक यू, नेवर आई शैल फॉरगेट यू। मेरे पति घर में अकेले हैं, वह मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। पद्मा के नेत्रों से निरंतर पश्चाताप के झर रहे अश्रु इस बात के प्रतीक थे कि वास्तव में नारी हृदय अत्याचारों के तहत कुछ अवधि के लिए कठोर अवश्य हो जाए, मगर उसके हृदय में कहीं न कहीं करुणा, दया, प्रेम के अंश विद्यमान रहते हैं, जो सही समय पर परिलक्षित हो उठते हैं, यदि उसे उचित समय में उचित मार्गदर्शन मिल जाए। ऐसा ही कुछ पद्मा के साथ हो चला था। तभी वह बावरी सी अपने घर चल दी। उसे जाते देख मेरी आंखें भी नम हुए बिना न रह सकीं, क्योंकि आज पद्मा की भावनाओं में एक सकारात्मक सोच वाली स्त्री ने जन्म ले लिया है। वह अपने सेवक नहीं, अपने पति के पास जा रही है। धीरे धीरे पद्मा मेरी आंखों से ओझल हो चली। अब सिर्फ उसकी साड़ी का आंचल लहराता दिखाई दे रहा है, जो शायद मुझसे टाटा कर रहा है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।